ग्रो FM3 पर फिर एक बार। मेरा घर का कंस्ट्रक्शन 10 दिन पहले ही ख़त्म हो चुका है और बाकी सामान भी शिफ्ट कर चुका हूँ। बस आज से ही हम नए घर में रहने लग जाएंगे। हमारा नया घर ज़्यादा दूर नहीं, बस इसी घर के सामने ही हमने नया घर बनाया है। मैं हूँ लक्ष्मण और ये है मेरी कहानी। आज 13वां दिन है हमें इस घर में शिफ्ट हुए। मेरे परिवार को ये घर बहुत पसंद आ रहा था। इस घर में सब कुछ है सिवाय एक चीज़ के। मेरे दादी जी बहुत प्यार करते थे मुझे, हमेशा मेरा ख्याल रखती थी और मैं ज़्यादातर इग्नोर कर देता, लेकिन अब वो गुज़र गई है। बहुत याद आती है उनकी। जो यादें मेरे उस पुराने घर में थे दादी माँ की, अब वो इस घर में नहीं। मैं अगले दिन मार्केट जा रहा था बाइक से। कुछ सामान वगैरह लिए वापस आते समय एक ऑटो वाले से लड़ाई हो गई। मेरा बाइक थोड़ा सा ही लगा था और गलती उसका ही था और मुझे बोलने आ रहा था वो। आसपास के भीड़ ने मारपीट को रोका। घर जाकर दवाई लगाया। कुछ जख्में आ गए थे मेरे हाथ पर, जिससे कुछ खून की बूंदें नीचे गिरी। रात में जब सोने गया मेरे घर के खिड़की से बस यूं ही मैं पुराने घर को देख रहा था कि तभी मुझे दिखा शायद उस घर में कुछ हलचल सी हो रही है। मैं जल्दी से नीचे गया, ये सोचकर कि इतनी रात को कोई कैसे अंदर जा सकता है, जबकि गेट में तो मैंने ताला लगाया था। और वहाँ पहुंचकर जब मैंने देखा तो ये तो एक बिल्ली निकली। ये देखकर मैं खुद पर ही हंसते हुए वहाँ से मैं जाने ही वाला था कि मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरे हंसी को किसी ने सुन लिया। मैं नए घर में जाकर अपने बीवी और बच्चों को देखा तो वो सभी तो सो रहे थे। अपने कमरे में वापस आकर मैं कुछ देर के लिए मोबाइल देखने लगा। मोबाइल देखते देखते एक रील मुझे ऐसी दिखी जिसमें डॉक्टर अपने पेशेंट का इलाज कर रहा है। यह देखकर मुझे याद आया कि मेरे बिस्तर के सामने के फर्श में मेरे कुछ खून की बूंदें गिरे थे, वो मैंने साफ नहीं किया था। पानी और पुराना कपड़ा जब मैं लाया तो मुझे फिर से एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि जहाँ मेरे खून गिरे थे अब वहाँ खून का कोई नामो निशान भी नहीं था। लेकिन यहाँ तो कोई आया भी नहीं था, तो ये कैसे हो सकता है? मैंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और रात ज़्यादा हो चुकी थी इसलिए सो गया। अगले सुबह उठकर पहले तो ब्रश करने लगा। मैं घर बनाने की खुशी में अपने जॉब से 15 दिन की छुट्टी ले ली ताकि कुछ अच्छे समय बिता सकूं घर वालों के साथ। और घर का खर्चा उठाने के लिए मैंने कई दिनों से छुट्टी नहीं ली थी। जब हम ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे तब मुझे मेरी बेटी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैंने सोनिया को पूछा तो उसने भी मेरी बेटी को नहीं देखा कहीं। और मैंने जब ढूंढते हुए उसके रूम में पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी बेटी अपने कमरे के बिस्तर में बहुत डरी हुई बैठी थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें किसी ने कुछ कहा? तो जो जवाब उसने दिया वो सुनकर मैं तो अंदर ही अंदर से हिल गया, क्योंकि उसने कहा कि कल रात उसने अपनी बड़ी माँ यानी उसने मेरे दादी को देखा था। अब आप सोच रहे होंगे कि छोटी सी बच्ची को उनके बारे में कैसे पता चला। दरअसल मेरे दादी की फ़ोटो लगी हुई थी मेरे उस पुराने घर में, वहाँ से ही जानती है। खैर, मैंने किसी तरह उसे चुप करा के खाने को ले गया। उसके माँ सोनिया ने पूछा तो मैंने कहा कि रात को बुरा सपना देखा है मेरी बेटी तनु ने। वैसे मुझे भी अंदर से शक सा हुआ, इसलिए खाना खाकर कुछ देर बाद मैं उस घर के तरफ देखने लगा कि आखिर क्या है इस घर में जो बदसूरत होने के बाद भी लोगों का ध्यान खींच लेता है। मेरा बेटा यानी राकेश उस घर के पास खेल रहा था कि तभी मुझे अंदर जाने को मुश्किल से कुछ समय हुए होंगे।
सोनिया और मैं राकेश को चुप कराते हुए पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ है, बताओ। वो तो कुछ बताने के हालत में ही नहीं था। अपने माँ के पास रहा और घबराहट जब कम हुई तब उसने बताना शुरू किया कि क्या हुआ था। जब राकेश अपने बॉल के साथ खेल रहा था उस पुराने घर के बाहर, तो बॉल जैसे अपने आप ही उस घर के अंदर चला गया और मैं अंदर गया बॉल लेने के लिए और मुझे बॉल भी मिल गई। लेकिन वापस आते समय जो बड़ा सा शीशा है उसमें मुझे काली सी परछाई नजर आई। सोनिया ने मुझे कहा कि कुछ भी हो जाए लक्ष्मण, लेकिन ये बात झूठ नहीं हो सकती। देखो ना किसे डर गया है बेचारा, तुम कुछ करो वरना फिर कभी डर जाएंगे बच्चे। और कुछ देर सोचने के बाद मैंने हल निकाला और सबको कहा कि कल सुबह हम गोवा चलेंगे, वहाँ जाकर घूमेंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। ये सुनकर सभी ने हामी भरी। मेरी बीवी ने पूछा कि ये कौन सा हल है, तो मैंने कहा मैं संभाल लूँगा, तुम चुप रहो। मैं दुकान से चावल लेकर आ रहा था और जब मैंने हमारे बरामदे के मेन गेट को खोला अंदर आने को, तो अचानक उस पुराने घर का भी गेट खुल गया। मैंने देखा कि कोई शरारत तो नहीं कर रहा, तो अंदर कोई मुझे दिखा भी नहीं। वापस जाकर मैंने बाइक अंदर की और चावल को भी रखा और फिर मेरा नज़र गया उस पुराने घर पे। कुछ परिंदे उड़कर भागे वहाँ से, तो मैं मदहोश हो गया। अंदर ही अंदर कांप गया था मैं, क्योंकि जब मैं उस घर के अंदर गया था तब तो कोई परिंदा उड़ा नहीं और मेरे बाहर होने के बावजूद ये दोनों कबूतर कैसे भाग सकते हैं। मेरा एक जान पहचान का लोग है जो कि भूत प्रेत के बारे में जानता है और मुक्ति वगैरह दिलाता है, तो उसे फ़ोन किया मैंने। उसने मुझे बताया कि मैं तो कल ही आ पाऊँगा, अभी रात हो चुकी है। मुझे सबकी फ़िक्र होने लगी, इसलिए खाना जल्दी खिलाकर सोने को कहा। कल तो गोवा भी जाना है। मुझे नींद नहीं आ रही थी, माहौल एकदम ख़राब लग रहा था, जैसे मुझे कोई देख रहा हो चुपके से। किसी के सांस लेना मेरे पास महसूस हो रहा है। मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा कि इस दुनिया में ऐसा भी कुछ होता है जो हमारी समझ के परे हैं। मैं सोने लगा ही था कि मुझे भी एक परछाई सी दिखने लगी। वो परछाई धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी, ठीक सामने से। मैं अब हिल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कसकर बिस्तर के साथ बांध दिया गया हो। मेरा शरीर पूरा कांप रहा था और फिर मेरे गले में घुटन महसूस होने लगा और फिर अचानक नींद से जागा। अलार्म बज रहा था मेरे कान के पास। मैं जल्दी तैयार हुआ। आज गोवा जाना है मेरी पूरी फैमिली के साथ, इसलिए टिकट बुक किया ऑनलाइन और निकला सबके साथ। वहाँ पर जाकर खूब एंजॉय किया और मन हल्का करके मैं घर आया। कुछ दिन के बाद काम में भी तो जाना है। शाम हो गया था हमें घर लौटने में। हम जब घर के अंदर गए तो कुछ अजीब सा होने लगा, जैसे टंकी अपने आप ही चालू हो गई। लाइट ऑन करने जब गया तो लाइट्स ब्लिंक करने लगी। मैं ये सब देखते हुए मेरे परिवार को एक पड़ोसी के यहाँ भेज दिया और मैं एक आदमी को फ़ोन लगाया जो मेरे जान पहचान का था। कुछ देर बाद वो आया और सब कुछ देखने और मेरी पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा कि दिक्कत सिर्फ पुराने वाले घर में ही है। तो मैंने उसे कहा कि जल्दी ठीक करो, ऐसा रहा नहीं जाता, बच्चे डर रहे हैं। तो मेरे दोस्त ने तरकीब लगाया, उस पुराने घर के अंदर गया और कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगे। कुछ देर बीतने के बाद उसने कहा कि ये चीज़ ऐसे ठीक नहीं होगा, यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है वो मुझे विस्तार से बताओ, तभी इसका हल निकलेगा। तो मैंने उसे कहा कि यहाँ मेरे एक दादी हुआ करती थी जो कि मेरा देखभाल करती थी। मेरे माँ बाप के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरी दादी कहती थी कि वो मुझे छोड़कर चले गए। ऐसा करते करते मैं बड़ा हुआ और मुझे बड़ा होने के बाद ही पता चला कि मेरी दादी काला जादू करती थी, वो भी गलत काम के लिए।
और अब तो वो खुद को अमर करने के लिए कुछ करने ही वाली थी, लेकिन वो सफल ना हो पाई। उल्टा खुद बीमार पड़ गई और फिर वो कोमा में चली गई। इसी बीच मुझे बहुत मुश्किल से पता चला कि मेरे माँ को इसी मेरे दादी ने मारा है। मुझे तो शर्म आती थी इन्हें दादी कहने में। उस वक्त वो 4 सालों तक कोमा में रही। मुझे तो शक होने लगा कि यह इतनी बूढ़ी होने के बाद भी मर क्यों नहीं रही। और एक दिन जब मेरे पास पैसे बहुत कम पड़ने लगे, उनकी दवाई का पैसा मैं भर नहीं पा रहा था, एक दिन मैंने एक तरकीब लगाया। मेरी दादी घर में बिस्तर पर लेटी थी, तो मैंने घर के जितने भी कपड़े थे उन्हें ऐसे सजाया ताकि आसपास में जुड़े रहे, और लास्ट के कपड़े के नीचे मैंने एक चिराग रख दिया और आग लगाकर मैं बाहर चला गया। पूरी रात आग जलते जलते मेरे प्लान के मुताबिक मेरी दादी आखिर इस दुनिया से चल गई। हाँ, मैंने ही मारा है। क्या करता मैं? पैसों की तंगी थी। मेरे माँ को भी तो मेरे दादी ने मारा था और गलत काम भी करती थी। क्या करता मैं? ये सारी बातें सुनकर मेरे दोस्त ने कहा, ये देखो, ये देखो, इस घर के ईंटों के अंदर भी तावीज़ है और टोटके न जाने क्या क्या है इन ईंटों के बीच। न जाने क्या क्या है इन ईंटों के बीच। अगर इन सभी से मुक्ति चाहिए तो छोटा मोटा आग नहीं, इस पूरे घर को राख में तब्दील करना पड़ेगा। मैंने तभी दुकान से पेट्रोल लेकर उस घर में छिड़कना शुरू कर दिया और मेरे दोस्त के कहने के मुताबिक कुछ नींबू मिर्ची ये सब फेंक कर उस घर को आग लगा दिया। पूरा घर जल के खाक हो गया पूरी रात के अंदर, और उसी दिन से सब कुछ सही चलने लगा। माफ़ करना, मैंने आपसे एक बात छुपाया था कि मेरे दादी को मैंने ही मारा है। अगर आपको भी ऐसे ही कहानी भेजना है तो नीचे हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, उसमें मैसेज कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगली वीडियो में।